जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करते हैं हमारे बीपीएससी 143 बुक के यूनिट नंबर 3 विकास और राज्य की राजनीति के बारे में। हमने लास्ट क्लास की थी यूनिट नंबर 2, जिसमें हमने देखा था 4 चैप्टर को, चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6 को। और इस यूनिट में देखेंगे हम 2 चैप्टर को, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8। इसमें क्या दिया गया है? यूनिट नंबर 3 है विकास और राज्य की राजनीति। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है, हमारी क्लासेस आपको अच्छी लग रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आइए देखते हैं हम यूनिट नंबर 7। इस चैप्टर में देखेंगे हम इसका उद्देश्य, विकास मॉडल का अर्थ, भारत राज्य में विकास प्रतिमान के तरीके, भारत राज्य में विकास मॉडल का चक्कर, भारत में विकास प्रतिमानों एवं राज्य के विकास मॉडल का संबंध की व्याख्या करेंगे। और हमारा अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, पलायन। और इसका क्या उद्देश्य है? पलायन के अर्थ और इसके महत्व को समझना, पलायन के कारण एवं उनके तरीकों के सिद्धांत की व्याख्या करना, भूमंडलीकरण और पलायन के बीच संबंध, भारतीय राज्य में पलायन के कारणों की चर्चा। और इसी प्रकार हमारी यूनिट 3 कंप्लीट हो जाएगी। आइए देखते हैं हम इसको क्वेश्चन आंसर की हेल्प से, जिससे हमारे इस यूनिट को पूरा कवर करेंगे। और इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, भारत के विकास मॉडल की व्याख्या कीजिए। इसमें देखेंगे भारत का विकास मॉडल एक विशिष्ट मार्ग पर आधारित है, जो न पूरी तरह से पश्चिमी देशों की नकल है और न ही पूरी पूर्व एशियाई टाइगर इकोनॉमीज जैसा मॉडल। यह मॉडल भारत को लोकतांत्रिक संरचना, संवैधानिक व्यवस्था और संघीय शासन प्रणाली से गहराई से जुड़ा हुआ है, जो इसे अन्य विकासशील देशों से अलग बनाता है। तो भारत का जो विकास मॉडल है वो ना तो पूरा वेस्टर्न कंट्री जैसा है और ना ही पूर्वी एशिया देशों जैसा है। दो हमारे जैसे देश हैं, विकासशील देश हैं, उनके विकास मॉडल और हमारे विकास मॉडल में बहुत सारी भिन्नता है। और इसकी भिन्नता का बहुत सारा कारण है। हमारे पास क्या क्या अनेक रीजन है। इसी लोकतांत्रिक संरचना, संवैधानिक व्यवस्था और संघीय शासन प्रणाली के कारण भी इसका एक कारण है। इसमें पहला पॉइंट देखेंगे, विरोधाभासी विशेषताएं। भारतीय विकास मॉडल की एक प्रमुख विशेषता इसका विरोधाभासी स्वरूप है, जहां एक ओर तेज आर्थिक वृद्धि, तकनीकी प्रगति और समृद्धि है, वहीं दूसरी ओर व्यापक गरीबी, असमानता और आधारभूत सेवाओं की कमी जैसी समस्याएं भी हैं। इसका दूसरा पॉइंट है, 3 प्रमुख इसकी क्या व्याख्याएं हैं। संविधान और लोकतंत्र का योगदान। भारत ने अपने लोकतांत्रिक ढांचे, संवैधानिक संस्था और संघीय संरचना के माध्यम से अनेक सामाजिक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद विकास के मार्ग को अपनाया है। 1991 का आर्थिक सुधार, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की नीतियों ने भारत की अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ा। विभिन्न सरकारों और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के बावजूद यह सुधार प्रक्रिया निरंतर बनी रही। अगला पॉइंट है, मध्यम वर्ग और अभिजात वर्ग की भूमिका। एक उभरता हुआ मध्यम वर्ग, व्यापारी अभिजात वर्ग और तकनीकी रूप से दक्ष युवा शक्ति ने नए आर्थिक अवसरों को जन्म दिया। इससे निवेश को बढ़ावा मिला और आर्थिक गतिशीलता में तेजी आई। अगला पॉइंट है, सेवा प्रधान विकास। भारत का विकास मॉडल पारंपरिक उद्योग आधारित विकास के बजाय मुख्यतः सेवा क्षेत्र पर आधारित रहा है। विशेषतः सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार और बैंकिंग और शिक्षा के क्षेत्र में इससे शहरी क्षेत्रों में रोजगार और आय के नए स्रोत विकसित हुए हैं। तो भारत का मॉडल है वो सेवा क्षेत्र में ज़्यादा है। हमने क्या है कि इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ से कम ध्यान दिया है, इसके बजाय हमने सेवा क्षेत्रों में ज़्यादा प्रगति की है। क्षेत्रीय विविधता। भारत के विकास की एक और खास बात यह है कि यह एक क्षेत्रीय एक समानता नहीं है। कुछ राज्य जैसे कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक विकास में अग्रणी रहे हैं, जबकि कुछ राज्य अपेक्षाकृत पीछे रहेंगे, जैसे कि राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़ इत्यादि। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत का विकास मॉडल राज्य विशेष की नीतियां, नेतृत्व, संसाधनों पर भी निर्भर है। तो इसका क्या मतलब है कि जो विकास मॉडल है वो राज्य की नीतियां, उनका नेतृत्व और उनके जो संसाधन है उस पर भी निर्भर करता है। और भविष्य की क्या दिशा है इसमें? भविष्य में भारत के शहरीकरण की गति और स्मार्ट सिटी जैसी परियोजनाएं एक गुणात्मक विकास चक्र की ओर संकेत करती हैं। 2030 तक शहरी आबादी 40% तक पहुंचने की संभावना है, जो जीडीपी में 75% तक योगदान दे सकती है।
इसके लिए व्यापक भौतिक, सामाजिक और संस्थागत ढांचे की आवश्यकता होगी। और इस चैप्टर का और इस क्वेश्चन का क्या निष्कर्ष है? भारत का विकास मॉडल एक संकर प्रणाली मतलब हाइब्रिड प्रणाली जो एक लोकतंत्र, विविधता और नवाचार को साथ लेकर चलता है। हालांकि इसमें असमानता और चुनौतियां भी हैं, परंतु इसकी संरचना और अनुकूलशीलता इसे एक सतत विकासशील और लचीला मॉडल बनाती है। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि यह कैसे अपनी क्षेत्रीय विविधताओं को समाहित कर एक समावेशी और न्यायपूर्ण समाज की ओर अग्रसर होता है। आइए देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। उपराष्ट्रीय स्तर पर विकास के मुद्दे एवं चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। उपराष्ट्रीय स्तर यानी कि राज्य स्तर पर जो विकास के मुद्दे हैं उनको देखते हैं। भारत जैसे विविधतापूर्ण संघीय राष्ट्र में विकास की प्रक्रिया केवल राष्ट्रीय स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्यों और उनके भीतर क्षेत्रों में यह एक जटिल और असमान रूप से सामने आती है। उपराष्ट्रीय स्तर से है राज्यों के भीतर क्षेत्रीय विकास जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से भिन्न हो सकते हैं। तो भारत एक विविधतापूर्ण देश है जिसमें क्या है कि इसके विकास की प्रक्रिया केवल नेशनल लेवल पर ना होकर एक स्टेट लेवल पर भी है, और जो इसके स्टेट लेवल पर है उसकी क्षेत्रीय भिन्नता बहुत ज़्यादा जटिल है और असमान है। तो इसको आइए हम देखते हैं। क्षेत्रीय असमानता। भारत में कुछ राज्य जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु अपेक्षाकृत विकसित हैं, जबकि अन्य राज्य जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान अपेक्षाकृत पिछड़े माने जाते हैं। यहाँ तक कि एक ही राज्य के भीतर भी क्षेत्रीय विषमता देखने को मिलती है। तो इसमें देखते हैं कि कई स्टेट है जो कि ज़्यादा विकसित हो गए हैं, जबकि कुछ स्टेट ज़्यादा पिछड़े रह गए हैं। और कई बार क्या है कि जो क्षेत्रीय भिन्नता है वो एक अलग अलग राज्य में ना होकर एक ही राज्य में अलग अलग पाई जाती है। जैसे एक राज्य में भी कई डिस्ट्रिक्ट कमजोर मिल जाएंगे और मजबूत मिल जाएंगे। राज्यों के भीतर की विकास की भिन्नताएं। राज्यों के भीतर भी कई जिलों या क्षेत्रों में विकास के अवसरों की भारी कमी देखी जाती है। यह असमानता कभी कभी राजनीतिक उपेक्षा, संसाधनों की कमी या योजनाओं के असमान क्रियान्वयन के कारण होती है। तो इसमें क्या होता है कि एक ही स्टेट में कई बार भिन्नता मिल जाती है। तो इसमें इसका रीजन क्या होता है कि राजनीतिक उपेक्षा हो जाती है कई बार, तो उसमें राजनीतिक प्राथमिकता नहीं दी जाती उसे। कई बार उसमें संसाधनों की कमी होती है, या जो योजनाएं जो स्टेट गवर्नमेंट लागू करती है उसमें उसका समान वितरण नहीं होता, इस रीजन से हो जाती है। नई राज्य मांग और उप क्षेत्रीय असंतोष। क्षेत्रीय असमानता और उपेक्षा के कारण कुछ क्षेत्रों में अलग राज्य की मांग भी उठी है। उदाहरण के लिए बिहार से झारखंड, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड का गठन क्षेत्रीय विकास की मांगों की चलती हुआ है। आर्थिक सुधार और राज्य स्वायत्तता। 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद राज्यों को आर्थिक स्वायत्तता प्राप्त हुई और अब राज्य सरकारें निजी निवेशकों को सीधे आमंत्रित करके औद्योगिक विकास को बढ़ावा दे सकती हैं। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे राज्यों ने इस क्षेत्र में नेतृत्व किया। नेतृत्व की भूमिका क्या है? कुछ मुख्यमंत्री जैसे चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जयललिता तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, ने निजी क्षेत्र को बढ़ावा देकर औद्योगिकरण में उल्लेखनीय योगदान किया है। तो इन्होंने इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया तथा इसमें आगे जाकर काम किया और अपने स्टेट को आगे लेके गए। इससे राज्य स्तर पर विकास के मॉडल सामने आए। कृषि और सामाजिक क्षेत्र में विविध प्रयोग। जहां पंजाब में हरित क्रांति से कृषि आधुनिकीकरण हुआ, वहीं केरल ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश कर सामाजिक विकास का एक अनोखा मॉडल प्रस्तुत किया। भूमि अधिग्रहण और निवेश विरोध। औद्योगिक परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण कई बार स्थानीय जनता के लिए विरोध का कारण बना। नंदीग्राम, सिंगूर और भट्टा परसोल जैसे उदाहरण बताते हैं कि विकास के नाम पर विस्थापन और विरोध राजनीतिक तनाव का कारण भी बन सकते हैं। कई बार इंडस्ट्रियल एरिया के लिए भूमि अधिग्रहण भी किया गया है, उसके लिए लोकल लोग इस विरोध भी किया है, जिसके कारण क्या हुआ कि राजनीतिक तनाव उत्पन्न हुआ है। वर्तमान संदर्भ में कृषि कानून और आंदोलन, जो अभी वर्तमान में 1-1.5 साल के अंदर हुआ था कि सरकार ने 2020 में कृषि कानून लाए थे 3, और यह कृषि कानून लोगों के बिना सलाह के और उनके बिना इच्छा के एकदम पारित कर दिए गए, जिससे लोगों में आक्रोश हो गया और उनको वो पसंद नहीं आए। तो इसके कारण क्या हुआ था, 2020 में लाए गए कृषि कानूनों ने देश भर में किसानों में असंतोष उत्पन्न कर दिया। इससे क्या थे, सारे किसान नाखुश थे। राकेश टिकैत ने नेतृत्व में आंदोलन दर्शाता है कि विकास योजनाएं यदि संवाद और सहमति के बिना लागू की जाए
तो सामाजिक संघर्ष को जन्म दे सकती है। तो जो कृषि कानून लाए थे उसका विरोध किया था भारतीय किसान यूनियन ने, जिसके लीडर थे राकेश टिकैत। तो ये 2020 में जो कृषि कानून आए उनका विरोध किया गया, और बाद में 1.5 साल के आंदोलन के बाद, इतने लंबे आंदोलन चलने के बाद सरकार ने इसके सामने घुटने टेक दिए और यह अपना कानून वापस ले लिया। इसके क्या निष्कर्ष निकलता है? उपराष्ट्रीय स्तर पर विकास की राह में कई संरचनात्मक, प्रशासनिक और उसके भीतर उप क्षेत्रीय विविधताओं को ध्यान में रखकर योजनाएं बनानी होंगी। तो इसमें क्या है, जो जो कमियां थी उसको ठीक करने के लिए जो स्टेप है वो करने पड़ेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राज्यों के प्रमुख विकास मॉडल पर चर्चा कीजिए। राज्यों में विकास की कौन कौन सी विशेषताएं, पंजाब के विकास मॉडल के नकारात्मक परिणाम क्या है? भारत जैसे विविधतापूर्ण राष्ट्र में क्षेत्रीय विकास एक रूप नहीं है। विभिन्न राज्यों ने अपनी अपनी भौगोलिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप विशिष्ट मार्ग अपनाए हैं। यह विकास मॉडल शब्द उन विशेष नीतियों, पहलों, प्राथमिकताओं को इंगित करता है जिनके माध्यम से राज्य आर्थिक व सामाजिक प्रगति की दिशा में अग्रसर होते हैं। नीचे प्रमुख राज्य विकास मॉडलों की विशेषताओं का विश्लेषण किया गया है। तो जो भी अलग अलग राज्य हैं उनके अलग अलग विकास मॉडल है। उन्होंने किसी स्थान को, किसी मॉडल को प्राथमिकता दी है तथा किसी अन्य राज्य ने किसी अनेक मॉडल को प्राथमिकता दी है, तथा हर स्टेट ने, हर राज्य ने अपने अलग अलग विकास मॉडल बनाए हैं, जिसको हम आइए पढ़ते हैं। पहला देखते हैं हम केरल मॉडल। केरल मॉडल में देखेंगे हम मानव विकास पर केंद्रित रणनीति। इसका क्या है कि केंद्रीकरण कहाँ पर है? मानव विकास पर। केरल का विकास मॉडल सामाजिक सूचांकों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विख्यात है। यह मॉडल स्वास्थ्य, शिक्षा और लैंगिक समानता जैसे क्षेत्रों में अत्यंत सफल रहा। राज्य ने भूमि सुधार, महिला सशक्तिकरण, स्थानीय स्वशासन को मजबूत करके समावेशी विकास का मार्ग प्रशस्त किया। इसकी क्या विशेषताएं हैं? साक्षरता दर स्वास्थ्य संकेतकों में राष्ट्रीय औसत में काफी आगे है। स्टेट में सबसे ज्यादा साक्षरता दर केरल राज्य की है और स्वास्थ्य में भी सबसे टॉप पर है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को व्यवहारिक रूप से लागू किया गया। स्थानीय निकायों की भागीदारी से योजना निर्माण और उनका सही से लागू करना, सहकारिता और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में नवाचार। तो इनका ये एक खासियत थी इसमें, परंतु कुछ चुनौतियां भी थी, जो कि है बेरोजगारी दर में वृद्धि हो गई क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ कम ध्यान दिया गया। प्रवासी आय पर अत्यधिक निर्भरता हो गई। उद्योग और निवेश की सीमित भूमिका हो गई। अगला देखते हैं हम पंजाब मॉडल। पंजाब मॉडल में क्या है कि कृषि आधारित समृद्धि और उसकी सीमाएं। पंजाब ने हरित क्रांति का नेतृत्व करके भारत को खाद्यान्न सुरक्षा दी, जिससे इसकी पहचान कृषि समृद्ध राज्य के रूप में बनी। तो पंजाब ने क्या किया कि हरित क्रांति का नेतृत्व किया और खाद्यान्न, जो देश है खाद्यान्न की कमी थी उसको पूरा किया तथा उसको आगे भी बढ़ा, जिससे उसकी देश में सुरक्षा हो गई। आगे की मतलब कमियों को पूरा किया गया। यह मॉडल उत्पादकता, सिंचाई और सरकारी खरीद प्रणाली पर आधारित था। यह मॉडल क्या करता था कि अनाज की उत्पादकता करता था, सिंचाई करते थे और जो ये अन्न उत्पन्न होता था उसको सरकार खरीदती थी। इसकी क्या विशेषताएं थी? उच्च उपज वाली किस्मों, सिंचाई और मशीनरी के उपयोग से कृषि में क्रांति आई। गेहूं और धान के उत्पादन में अग्रणी राज्य बन गया। पंजाब में सबसे ज्यादा गेहूं और धान होता है। ग्रामीण रोजगार और प्रवासी श्रमिकों को अवसर मिला, क्योंकि जो गेहूं, धान और जो फसलें होती थी उनमें लोगों को रोजगार मिला और जो श्रमिक मजदूर थे उनको बहुत ज्यादा अवसर प्राप्त हुए। इसका नकारात्मक परिणाम क्या निकला इस मॉडल का? एक ही प्रकार की फसलों पर निर्भरता हो गई, कृषि विविधता में कमी आ गई। तो इसमें क्या था कि पंजाब ने जो था गेहूं और धान में ही अग्रणी राज्य था और बाकी कई चीजों में पिछड़ गया था। भूजल संकट और मिट्टी गुणवत्ता में गिरावट। हरित क्रांति आने के कारण कीटनाशकों का प्रयोग किया गया, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता में कमी आ गई और जो धरती का पानी सिंचाई के लिए यूज करते थे उससे भूजल संकट उत्पन्न हो गया। उद्योगों का पिछड़ना और बेरोजगारी में वृद्धि। तो कृषि क्रांति तो आ गई पर उद्योगों में, इंडस्ट्रियल एरिया में पीछे रह गए और इसके कारण क्या, कृषि आधारित लंबा रहने पर बेरोजगारी दर में वृद्धि हो गई। किसानों की आत्महत्याओं में वृद्धि और सामाजिक तनाव। शुरुआत में हरित क्रांति आई तब कृषि फायदे का सौदा था, पर लगातार समय के बाद कई चीजों में संकट आने के बाद किसानों ने आत्महत्या शुरू कर दी, क्योंकि किसानों को इसमें घाटा होने लगा
तथा वो कर्जे के नीचे दब गए। इसके कारण सामाजिक तनाव उत्पन्न हो गया। अगला देखते हैं गुजरात मॉडल, औद्योगिकरण और बाजार उन्मुख विकास। गुजरात ने आर्थिक सुधारों के बाद तीव्र औद्योगिकरण विकास, व्यापारिक माहौल में सुधार और अधोसंरचना निर्माण के जरिए राष्ट्रीय विकास संवाद के महत्वपूर्ण स्थान बनाया। तो जो गुजरात मॉडल ने क्या किया कि इंडस्ट्रियल एरिया पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया और इसमें अग्रणी राज्य रहा। इसकी क्या विशेषताएं हैं? एफडीआई और निजी क्षेत्र को आकर्षित करने में अग्रणी राज्य रहा। औद्योगिकरण, पार्क, सेज और बंदरगाह आधारित विकास। तो गुजरात स्टेट है जो समुद्री सीमा लगती है, उसके कारण क्या है कि इसमें जो बंदरगाह आधारित विकास है वो ज़्यादा बढ़ा। सेज और औद्योगिक पार्क का निर्माण हुआ। ऊर्जा आपूर्ति, सड़क और शहरी ढांचे में निवेश। तो इस स्टेट ने क्या किया कि जो ऊर्जा आपूर्ति है और सड़क और शहरी ढांचे में बहुत ज़्यादा निवेश किया। तो इसकी क्या सीमाएं हैं? सामाजिक क्षेत्रों, शिक्षा और स्वास्थ्य में ये पिछड़ गए। स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की नगण्य भूमिका, स्थानीय स्वशासन की भूमिका कम रह गई। असमानता और श्रमिक अधिकारों की अनदेखी हुई। अगला देखते हैं तमिलनाडु मॉडल, सेवा और कल्याण का संतुलन। तमिलनाडु ने सेवा के क्षेत्र के साथ साथ सामाजिक कल्याण के कार्यक्रमों पर समान रूप से बल दिया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मिड डे मील योजना, महिला सशक्तिकरण, औद्योगिक गलियारों ने इसे विशेष मॉडल बनाया। तो यह मॉडल सबसे अधिक अलग था। इसकी क्या विशेषताएं हैं? स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रमों की प्रभावशीलता, औद्योगिक ऑटोमोबाइल सेक्टर का विकास किया गया, सामाजिक न्याय और दिशा में ठोस पहल। तो इस स्टेट में क्या था कि औद्योगिक इंडस्ट्रियल एरिया में भी ध्यान दिया गया और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी ध्यान दिया गया। लोकलु भावना नीतियों की आधारिता। तो इसमें क्या था कि जो लोगों को नीतियां जो अधिक खींचती हैं, अधिक ध्यान आकर्षित करती हैं, उन नीतियों की अधिकता थी। सार्वजनिक ऋण का बोझ बढ़ गया। कई नीतियां ऐसी थी लोगों को फ्री बीज देने के कारण इसमें सार्वजनिक ऋण का बोझ हो गया। सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों की राजस्व पर निर्भरता होगी। जो सामाजिक कल्याण कार्यक्रम चलाए थे वो राजस्व पर निर्भर हो गए थे, जिसके कारण ऋण का बोझ ज्यादा बढ़ गया था। अन्य राज्यों की क्या विशेषताएं थी? ये जो हमने बताया ये हम टॉप के स्टेट थे जो कि इनका विकास मॉडल ज्यादा प्रचलित रहा और ज्यादा प्रभावी था। मध्य प्रदेश मॉडल की क्या विशेषता थी? अधोसंरचना और निवेश आकर्षण पर केंद्रित, लेकिन सामाजिक सूचांकों में पिछड़ गया। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, इनका विकास मॉडल मिलता जुलता है। शासन संकट, सरक्षवाद, कुशासन के उदाहरण जैसे अतुल कोहली ने इसे रेखांकित किया है। पश्चिम बंगाल मॉडल में क्या आया? भूमि सुधारों के जरिए गरीबी में कमी आई, परंतु औद्योगिकरण में पिछड़ गए। तो इस विकास मॉडल में हम देख सकते हैं कि कहीं कोई राज्य एक मॉडल में आगे निकल रहा है तो दूसरी सेक्टर में पिछड़ रहा है। तो मतलब पूर्ण रूप से कोई भी राज्य इसमें एक विकसित राज्य नहीं बन सका है। इसमें इस क्वेश्चन का क्या निष्कर्ष है? भारत में राज्यों के विकास मॉडल की विविधता बहुआयामी है और कोई एक मॉडल संपूर्ण रूप से आदर्श नहीं कहा जा सकता, लेकिन हर राज्य की विकास यात्रा में अन्य राज्यों के लिए कुछ न कुछ सीखने योग्य अवश्य है। आज आवश्यकता है इस बात की कि सामाजिक न्याय, आर्थिक उत्पादकता, पर्यावरणीय स्थिरता, इन तीनों को मिलाकर संतुलित विकास की दिशा में अग्रसर हो। इन तीनों को मिलाकर अपने राज्य को आगे बढ़ाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पलायन क्या है समझिए। पलायन को समझते हैं। पलायन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यक्ति, परिवार या एक जनसमूह किसी एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर अस्थायी या स्थायी रूप से निवास हेतु प्रस्थान करते हैं। जब कोई एक व्यक्ति या उसका परिवार या कोई जनसमूह एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थायी या अस्थायी रूप से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उसे पलायन कहते हैं। यह स्थानांतरण देश के भीतर भी हो सकता है जिसे आंतरिक पलायन बोलते हैं, और देश की सीमाओं को पार कर दूसरे देश में भी हो सकता है जिसे अंतर्राष्ट्रीय पलायन बोलते हैं। पलायन का उद्देश्य बेहतर आजीविका, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और पारिवारिक कारण हो सकते हैं। तो इसका पलायन का उद्देश्य क्या है? या तो ज़्यादा पैसे कमाने के लिए, या सिक्योरिटी का रीजन हो सकता है, सुरक्षा पाने के लिए, कहीं युद्ध हो गया हो, या जिस एरिया में वो रह रहे हो, जिस क्षेत्र में रह रहे हो उसमें शिक्षा की कमी हो या स्वास्थ्य का अभाव हो। अगला देखते हैं पलायन के कितने प्रकार हैं। पलायन के 2 प्रकार हैं। आंतरिक पलायन, जब व्यक्ति एक राज्य
जिले या गांव से दूसरे राज्य, जिले या गांव की ओर पलायन करता है। जब कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाता है तो उसे आंतरिक पलायन बोलते हैं। वो भी क्या है कि एक ही देश के अंदर पलायन करे तब। इसका क्या उदाहरण है? बिहार से दिल्ली में काम की तलाश में जाना आंतरिक पलायन है। अगला देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय पलायन। जब कोई व्यक्ति एक देश छोड़कर दूसरे देश में बसने जाता है। उदाहरण है भारत से किसी भी देश को, मान लो यूरोप देश में, मान लो किसी देश में जाना रोजगार के लिए, तो है अंतर्राष्ट्रीय पलायन हो गया। अब जानते हैं प्रव्रजक और शरणार्थी में अंतर। प्रव्रजक को बोल सकते हैं माइग्रेंट, आपने सुना भी होगा माइग्रेंट और रिफ्यूजी। प्रव्रजक माइग्रेंट वे लोग जो बेहतर जीवन की तलाश में स्थान बदलते हैं, जैसे रोजगार, शिक्षा या पारिवारिक पुनर्मिलन के लिए। शरणार्थी क्या होते हैं? वे व्यक्ति जो युद्ध, धार्मिक उत्पीड़न, जातीय संघर्ष या राजनीतिक अस्थिरता के कारण अपने देश को छोड़कर शरण की तलाश अन्यत्र करने जाते हैं। तो इसमें क्या माइग्रेंट की जो होते हैं कि वो अपने बेहतर आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए जाते हैं, वो होते हैं माइग्रेंट। शरणार्थी क्या होते हैं? जिनकी कंडीशन खराब हो जाती है, कोई युद्ध हो जाता है, धार्मिक उत्पीड़ना हो जाती है, या कोई जाति का संघर्ष हो जाता है, राजनीतिक अस्थिरता आ जाती है, तो एक देश छोड़कर दूसरे देश में जाते हैं शरण के लिए, तो उनको बोलते हैं शरणार्थी या रिफ्यूजी। शरणार्थी को अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत सुरक्षा और मान्यता प्राप्त होती है, जबकि प्रव्रजक के अधिकार व स्थिति अब भी स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है, क्योंकि वो अस्थायी रूप से होते हैं, कभी न कभी अपने घर में लौट आते हैं। पलायन की अन्य अवस्थाएं। स्वैच्छिक पलायन, जब व्यक्ति अपनी इच्छा से स्थानांतरण करता है। प्रेरित पलायन, जब व्यक्ति सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय दबावों के कारण मजबूरी में पलायन करता है। विस्थापन, विकास परियोजनाएं, प्राकृतिक आपदाएं, संघर्षों के कारण लोगों का जबरन स्थान परिवर्तन कराना विस्थापन होता है। भारत में पलायन की कौन कौन सी स्थिति है? भारत में आंतरिक पलायन विशेषतः ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर अधिक होता है। लोग आजीविका के लिए शहरों की तरफ ज्यादा होते हैं आकर्षित। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार लगभग 14.4 करोड़ लोग बेहतर आजीविका के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवास कर चुके थे। ज्यादातर प्रवासी मजदूर असंगठित क्षेत्र में कार्यरत होते हैं, जैसे निर्माण कार्य, घरेलू काम, होटल या परिवहन आदि। तो जो प्रवासी मजदूर होते हैं, जो कोई असंगठित क्षेत्र हो गया, तो वो कोई लोकल काम करते हैं, घरेलू काम हो गया, होटल का हो गया, कोई गाड़ी वाड़ी चलाना हो गया, इस प्रकार की। तो पलायन के क्या क्या कारण हो सकते हैं वो देखते हैं। आर्थिक कारण, बेरोजगारी, गरीबी और खेती में फसलों का बर्बाद होना। सामाजिक कारण क्या हो सकता है? शिक्षा, विवाह और या पारिवारिक पुनर्मिलन। तीसरा कारण क्या है? राजनीतिक कारण क्या हो सकता है? अस्थिरता, हिंसा, जातीय संघर्ष। प्राकृतिक कारण क्या हो सकते हैं? सूखा, बाढ़ और भूकंप जैसी आपदाएं। तो इसका क्या निष्कर्ष निकलता है? पलायन एक वैश्विक प्रक्रिया है जो मानवीय आवश्यकता और अस्तित्व से जुड़ी हुई है, जहां एक और अवसरों का विस्तार करता है, दूसरी ओर सामाजिक और आर्थिक असमानता को भी उजागर करता है। क्योंकि एक और तो अवसर प्रदान करता है जो प्रवासी होता है उसके लिए, तो दूसरी ओर जो वहाँ जो जिस क्षेत्र से पलायन करते हैं उसकी कमियों को उजागर करता है। इसलिए आवश्यकता है कि नीतियाँ इस प्रकार बनानी चाहिए जो कि प्रवासियों के अधिकारों की रक्षा करते हुए उन्हें समाज में समुचित स्थान प्रदान करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पलायन के पुश और पुल कारकों की व्यवस्था कीजिए। खिंचाव और धकेलना, इसका मेन मतलब है पलायन की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले अनेक सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय राजनीतिक कारक होते हैं। इन कारकों को मुख्य दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। पुश कारक, पुश फैक्टर, पुल कारक, पुल फैक्टर। एवरेट ली नामक विद्वान ने प्रवास से संबंधित अपने सिद्धांत में इन्हीं दो कारकों की अवधारणा प्रस्तुत की थी। उन्होंने स्पष्ट किया था कि कुछ स्थितियां व्यक्ति को अपने मूल स्थान से धक्का देती हैं, यानी पुश, जबकि कुछ स्थितियां अपने उस स्थान से दूसरे स्थान की ओर खींचती हैं, तो वो क्या हो गया? पुल कारक हो गया। तो पुश कारक क्या होता है कि जब जबरदस्ती कुछ ऐसी स्थितियां हो जाती हैं तो उसको दूसरी जगह जाने मजबूर हो जाता है, मजबूरी का नाम है पुश कारक। तथा कई बार क्या है कि आदमी को दूसरी साइड ज्यादा अवसर पर दिखते हैं तो उसको आकर्षित करती है, जिस कारण क्या बनता है? पुल कारक। तो आइए देखते हैं पुश कारक में क्या है। ये वे परिस्थितियां हैं जो व्यक्ति को अपने निवास स्थान को छोड़ने के लिए विवश करती हैं। इन्हें प्रवासन के प्रेरक कारण भी कहा जाता है। मुख्य पुश कारक क्या क्या है? बेरोजगारी, गरीबी, कृषि संकट या उपज की असफलता, प्राकृतिक आपदाएं,
सामाजिक असमानता एवं भेदभाव, हिंसा, संघर्ष एवं राजनीतिक अस्थिरता, खराब स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाएं, भूमि की कमी एवं संसाधनों का अभाव। और पुल कारक में क्या गया है, ये वे आकर्षक परिस्थितियां हैं जो किसी गतवंग्य स्थान की ओर प्रवास को बढ़ावा देती हैं। इनका प्रभाव व्यक्ति को उस स्थान की ओर खींचने को जैसा होता है। मुख्य पुल कारक क्या क्या है? रोजगार के अधिक अवसर, उच्च जीवन स्तर और बेहतर आवास, गुणवत्ता युक्त शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिरता, परिवार या समुदाय का पहले से वहां रहना, औद्योगिक विकास और नगरीकरण। और अगला है बेहतर सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था। भारत में पुश और पुल कारकों का विवरण देखते हैं। भारत में प्रवास प्राय कम विकसित राज्यों जैसे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से विकसित शहरी राज्य जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, कर्नाटक, पंजाब की ओर होता है। तो हमारे इसमें क्या है, पुश कारक ज्यादा है। गांव से शहरों की ओर प्रवास का मुख्य कारण है रोजगार और जीवन स्तर में सुधार की आकांक्षा। वहीं मूल स्थानों में गरीबी, संसाधनों की कमी, असमान विकास प्रमुख पुश कारक के रूप में दिखाई देते हैं। कोविड-19 के बारे में बात करते हैं। और इसमें क्या हुआ था, उल्टा प्रवास हो गया था, रिवर्स माइग्रेशन हो गया था। वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान लगे लॉकडाउन ने भारत में प्रवास की दिशा को अस्थायी रूप से पलट दिया था। शहरों में कार्यरत लाखों प्रवासी मजदूर रोजगार की और आवास की अनुपलब्धता के कारण, भोजन की कमी और असुरक्षा के कारण अपने गांव की ओर लौटने को मजबूर हो गए थे। ना उनको खाने के लिए था, ना उनके रहने के लिए जगह थी, इसलिए उसको अपने गांव में लौटना बहुत मुश्किल हो गया, इसलिए उनको गांव की ओर लौटना पड़ा। यह घटना उल्टा प्रवास का बड़ा उदाहरण थी, जहां पुल कारक कमजोर और पुश कारक अत्यधिक प्रभावशाली हो गए थे। तो इसको यह एक पुश कारक की कैटेगरी में आ जाता है। इस क्वेश्चन का क्या निष्कर्ष निकलता है? पलायन एक जटिल सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया है जो पुश और पुल कारकों की पारस्परिक क्रिया पर आधारित होती है। जहां एक और पुश कारक व्यक्ति को पीछे धकेलते हैं, वहीं पुल कारक उसे नए अवसरों की ओर खींचते हैं। नीति निर्माता के लिए यह आवश्यक है कि वह मूल स्थानों में पुश कारकों को कम करे और गंतव्य स्थानों पर प्रवासियों के लिए बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में वैश्वीकरण और पलायन के बीच संबंध की व्याख्या कीजिए। वैश्वीकरण ने भारत में किस प्रकार पलायन को प्रोत्साहित किया? भारत में 1991 में आर्थिक उदारीकरण के बाद वैश्वीकरण की प्रक्रिया तेज हुई, जिससे देश की अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार और तकनीक के लिए खुल गई। इस प्रक्रिया ने पलायन की दिशा, स्वरूप और गति तीनों की गहराई से प्रभावित किया। जो 1991 में वैश्वीकरण की नीति तेज हुई, जिसके कारण पलायन की दिशा, स्वरूप और गति तीनों प्रभावित हुई है। आइए देखते हैं इसको। वैश्वीकरण द्वारा पलायन को प्रोत्साहित करना। रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो गई। बहुराष्ट्रीय कंपनियां, आईटी उद्योग और सेवा क्षेत्र के विस्तार ने शहरी क्षेत्रों में रोजगार के नए द्वार खोले। इससे ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर बड़ी मात्रा में प्रवास हुआ। आईटी हब का विकास बेंगलुरु, हैदराबाद, नोएडा, गुरुग्राम जैसे शहरों में बीपीओ, केपीओ और तकनीकी सेवाओं के विकास ने उच्च मध्यम वर्ग प्रवास को प्रेरित किया। इसमें क्या है कि आईटी हब बन गए, जैसे कि बेंगलोर, गुरुग्राम, हैदराबाद, जिन्होंने क्या है कि इसमें मध्यम वर्ग को आकर्षित किया। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में वृद्धि। वैश्विक बाजार की मांगों के अनुरूप भारतीय पेशेवरों का अमेरिका, यूके, खाड़ी देशों आदि में शिक्षा और नौकरी के लिए पलायन बढ़ा, और जो अब भी लगातार जारी है। इसमें क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में लीगल और अनलीगल तरीके से भारत के लोग दूसरे देशों में, अमेरिका, यूके और यूरोप के देशों में पलायन करते हैं। निर्माण और रियल एस्टेट का विकास। शहरीकरण के चलते भवन निर्माण की मांगे में तेजी आई, जिससे अकुशल मजदूरों के लिए भी बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा हुए और आंतरिक प्रवास को बल मिला। वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव और क्या क्या उसमें चुनौतियां थी, देखते हैं।
यद्यपि वैश्वीकरण ने नए अवसर दिए, लेकिन इसके साथ कई चुनौतियां और असुरक्षाएं भी सामने आई, विशेषकर प्रवासी श्रमिकों के लिए। इसमें क्या था कि फ्रांसीसी समाजशास्त्री गाई स्टैंडिंग के अनुसार वैश्विक पूंजीवाद ने एक ऐसा अस्थायी श्रमिक वर्ग तैयार किया जो अनिश्चित रोजगार, कम आय, सामाजिक सुरक्षा की कमी, राजनीतिक उपेक्षा जैसी समस्याओं से जूझता था। तो इसने क्या किया कि एक ऐसा रोजगार उत्पन्न किया जिसमें क्या है कि एक अनिश्चित काल के लिए रोजगार मिला, उसमें कम आय थी, सामाजिक सुरक्षा नहीं थी, राजनीतिक उपेक्षा मिली। तो उन्होंने क्या किया कि प्रवासी संकट को 4A में डिवाइड किया। पहला क्या है, एंगर, क्रोध, दूसरा एंजाइटी, चिंता, तीसरा अनोमयी, अराजकता और मूल्यहीनता, और फोर्थ है एलिनिएशन, अलगाव, राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी। प्रवासी श्रमिक अपने नए स्थान पर नीति निर्माण में भागीदारी नहीं, जिससे उनकी समस्याएं अनसुनी रह जाती हैं। अगला है धोखाधड़ी और ठगी। कई बार गरीब मजदूरों को झूठे वादे और बहला फुसलाकर महानगरों में लाया जाता है, जहां उन्हें शोषण और अमानवीय स्थितियों का सामना करना पड़ता है। इसमें क्या निष्कर्ष निकल रहा है, भारत में वैश्वीकरण ने पलायन को सीधे और परोक्ष रूप से प्रभावित किया है। जहां एक और रोजगार, शिक्षा और जीवन स्तर की आकांक्षा ने पलायन को प्रोत्साहित किया, जिसे पुल कारक बोलते हैं, वही दूसरी ओर गांव में अवसरों की कमी और बढ़ती आर्थिक असमानता ने लोगों को स्थानांतरित होने के लिए विवश किया, जिसे पुष्कारक बोलते हैं। इस प्रकार वैश्वीकरण ने भारत में नवीन आर्थिक अवसरों और जटिल सामाजिक चुनौतियों के साथ पलायन की प्रक्रिया को नया रूप दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में आंतरिक पलायन के रूप, इंटरनल पलायन। इसमें क्या है कि जो भी लोग, समुदाय, परिवार हैं, वो क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान, भारत में गांव, शहर या दूसरे राज्य में पलायन। आंतरिक पलायन में देखते हैं, भारत में आंतरिक पलायन सामाजिक आर्थिक बदलाव की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति समूह देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर स्थानांतरित होते हैं। यह प्रवास रोजगार, शिक्षा, विवाह, पारिवारिक कारण या प्राकृतिक आपदाओं के चलते होता है। तो इसको कितने रूपों में, कितने तरह से डिवाइड किया गया देखते हैं। पहला है अंतर्राज्यीय पलायन। जब व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास करता है, उदाहरण के लिए मान लीजिए बिहार से महाराष्ट्र, गुजरात या पंजाब की ओर श्रमिकों का जाना, या किसी भी स्टेट का लगा सकते हो, गुजरात से केरल में जाना, महाराष्ट्र से केरल में जाना, महाराष्ट्र से गुजरात में जाना। अगला पॉइंट है अंतर जिला पलायन। एक ही राज्य के भीतर एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरण। यह पलायन अधिकतर स्थानीय रोजगार, शिक्षा या विवाह हेतु होता है। ग्रामीण से शहरी पलायन। यह प्रवास भारत में सबसे सामान्य है और ये सबसे ज्यादा भी है, जहां ग्रामीण क्षेत्रों से लोग शहरों में रोजगार और बेहतर जीवन शैली की तलाश में आते हैं। शहरी से ग्रामीण या रिवर्स माइग्रेशन। तो यह कोविड-19 में देखने को मिला 2020 में। विशेष परिस्थितियों जैसे लॉकडाउन के समय शहरों से गांव की ओर प्रवास हुआ, जिसे उल्टा प्रवास कहा गया, रिवर्स माइग्रेशन। स्थानीय और मौसमी प्रवास। यह पलायन सीमित समय के लिए होता है, जैसे कि फसल की कटाई या निर्माण के कार्य के दौरान। महिला केंद्रित प्रवास। महिलाओं के प्रवास का मुख्य कारण विवाह होता है, परंतु अब शिक्षा और रोजगार हेतु महिला प्रवास भी बढ़ा है। 2011 की जनगणना क्या बताती है, भारत के कुल प्रवासियों की संख्या 45.5 करोड़ से अधिक थी, जिसमें महिलाएं 68% थी। इनमें सबसे बड़ा कारण विवाह 43.8%, जबकि रोजगार 14.7%, शिक्षा 1.2% जैसे कारक थे। और अगला है क्वेश्चन है, मौसमी पलायन और राज्य की प्रतिक्रिया क्या है। मौसमी पलायन वह प्रक्रिया है जिसमें लोग वर्ष के कुछ विशेष मौसमों में अस्थायी रूप से मूल स्थान से अपने अन्य क्षेत्र की ओर रोजगार हेतु पलायन करते हैं और कार्य होने पर वापस लौट आते हैं। उदाहरण के लिए बिहार और झारखंड के श्रमिक पश्चिम बंगाल या पंजाब में धान और गेहूं की कटाई के लिए जाते हैं। आदिवासी समुदाय द्वारा चीनी मिलों, ईंट भट्टों और खदानों में काम के लिए प्रवास। तो इसमें क्या है कि एक शॉर्ट टाइम के लिए, एक विशेष मौसम के लिए श्रमिक अपने एक स्थान से दूसरे स्थान में प्रवास करते हैं। यह प्रवास मुख्य निम्न वर्गों जैसे अनपढ़, अनुसूचित जाति जनजाति तथा बिना दस्तावेज वाले लोगों द्वारा
किया जाता है। इसके क्या लक्षण है? गोलाकार प्रकृति है, प्रवासी एक ही स्थान पर हर साल लौटते बार बार जाते हैं। अस्थायित्व, न तो स्थायी नौकरी होती है न रहने का स्थायी व्यवस्था होती है। सामाजिक बहिष्कार होता है, बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है, स्वास्थ्य सेवाएं की उपलब्धता नहीं होती। इसमें राज्य की क्या प्रतिक्रिया है? कानूनी पहल की गई। अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक अधिनियम 1979 बनाया गया। इसने प्रवासी श्रमिकों के लिए पंजीकरण, न्यूनतम मजदूरी, यात्रा व विस्थापना भत्ता और आवासीय सुविधाओं की गारंटी दी, लेकिन इसकी प्रकृति विनियामक है और इसमें क्या है कि कल्याणकारी कम है। निर्माण श्रमिक कल्याण अधिनियम 1996, इसमें क्या है कि श्रमिक कल्याण बोर्डों की स्थापना हुई जो श्रमिकों को बुजुर्गावस्था, बूढ़ा पेंशन, बीमा, मातृत्व लाभ, बच्चों की शिक्षा हेतु सहायता प्रदान करते हैं। और कोविड-19 की बात करते हैं, उसमें क्या प्रवासी संकट आया था? लॉकडाउन के दौरान रिवर्स माइग्रेशन बड़े पैमाने पर देखने को मिला। कई प्रवासी मजदूर पैदल ही सड़कों पर कई किलोमीटर तक चलकर अपने गांव लौटे। सरकार द्वारा विशेष श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाने, राशन वितरण और नगद सहायता जैसी योजनाएं आरंभ की गई, किंतु इनको लागू करने में अनेक कठिनाइयां सामने आई। तो इसका क्या निष्कर्ष निकलता है? भारत में आंतरिक एवं मौसमी पलायन देश के सामाजिक आर्थिक ढांचे की गतिशीलता को दर्शाता है। जो मौसमी पलायन है वो क्या दिखाता है कि सरकार, जो हमारा देश है उसके सामाजिक और आर्थिक ढांचे को दिखाता है, परंतु इन प्रवासियों की स्थितियां असुरक्षित, अस्थायी और बहुधा अदृश्य होती है। राज्य की भूमिका केवल अधिनियम बनाने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनको लागू करना, निगरानी करना और सामाजिक सुरक्षा के व्यापक तंत्र की स्थापना करना भी जरूरी है, ताकि प्रवासी मजदूरों का जीवन गरिमापूर्ण बन सके और उनके लाइफ स्टाइल में सुधार हो सके। तो ये था हमारा यूनिट नंबर 3, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8। और इस क्लास को यही खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।